सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट एक जानकारी ले लेंगे। वैस ऑफ एक्स सर्विसमैन जो संगठन है उन्होंने जो एमओडी से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी बताया हुआ है हमारे लिए। वो उन्होंने एमओडी से बातचीत कर कर क्या क्या विसंगतियां हैं, विसंगतियां के ऊपर OROP 1 और 2 और 3 के ऊपर भी, कम्पटिशन के ऊपर भी, जो DGR स्केल का है वो उसी के ऊपर भी, जो ECH के ऊपर भी, उसके बाद और भी बहुत कुछ जो OROP में जो मिनिमम और मैक्सिमम है, मिनिमम छोड़ दो, मैक्सिमम हमारे लिए जो पे टेबल बनाना चाहिए बोलकर उसको ऊपर भी बताए हैं। और उनका बात में सुनेंगे क्या क्या है। इम्पोर्टेंट जानकारी लेना बहुत जरूरी है। जय हिंद। मैं वीर बहादुर सिंह, नेशनल कोऑर्डिनेटर वाइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, चेयरमैन यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। कल 22 की टीम ने, जिसमें मेरे अतिरिक्त राम सिंह जी, राजीव बहल जी, अशोक ठाकुर जी थे, एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक सचिव डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर MOD के साथ किया। जितने हम लोगों ने अब तक इशू रेज किए हैं, फाइनेंशियली नॉन फाइनेंशियली, उन सभी मुद्दों पे बिंदुवार चर्चा हुई। बहुत पॉजिटिव मीटिंग रही है और इससे कुछ ना कुछ आपको निकल के इसका रिजल्ट जरूर पॉजिटिव होगा। मैं बता देता हूँ कुछ बातें आपको। जैसे हमने OROP की रिवीजन में कहा कि हमारे 12 मार्च और 6 अगस्त का जो मेमोरेंडम है उसमें जो हम लोगों ने विसंगतियाँ आपके समक्ष लाई है उसको रेक्टिफाई करते हुए आप OROP टेबल जारी करें। उसमें ये भी कहा कि हमारी जो है एवरेज के बजाय जेसीओ जोआर का मैक्सिमम ऑफ बेस ईयर पे फिक्सेशन किया जाए OROP का। हमने उनके संज्ञान में ये बात लाई कि मिनिमम गारंटी पेंशन्स का कंसेप्ट ख़त्म करने के बाद कैसे हमारा फाइनेंशियली नुकसान हुआ है 6 पे कमीशन के बाद से, क्योंकि बाद में जाने वालों की पेंशन पीछे वालों से कम हो गई है। आपने OROP टेबल में देखा होगा। जो भी एनोमली थी, चाहे PMR की थी, एक्सपे की थी, या जो भी थी, हम लोगों के मेमोरेंडम आप पढ़ लेना, उसमें मेंशन है। वो सब पे काम करने के लिए हम लोगों ने उनसे आग्रह किया, उसको रेक्टिफाई करने के लिए आग्रह किया। रिजर्विस्ट को भी OROP के परव्यू में लाने के लिए हम लोगों ने आग्रह किया और उनकी मिनिमम पेंशन एक सिपाही के पेंशन से कम नहीं होनी चाहिए, इस पर विशेष जोर दिया। सचिव महोदय ने ज्वाइंट सेक्रेटरी जो बैठक में शामिल थे उनको निर्देशित किया कि इनके मेमोरेंडम का स्क्रूटनीज करिए और हमको ब्रीफ करिए इस सब मेमोरेंडम के बारे में। और आगे ये बात हुई कि रक्षा मंत्री जी से समय लिया जाएगा, जिसमें CDS भी रहेंगे और सचिव भी रहेंगे, हमारा डेलीगेशन भी रहेगा, और उस दिन किसी न किसी नतीजे पे पहुंचा जाएगा। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने OROP के अतिरिक्त हमने DGR के खिलाफ, DGR की जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी है, आर्बिट्रेटरी पॉलिसी है, जिसके तहत उन्होंने कोको पेट्रोल पंप सिर्फ अफसरों के लिए रिजर्व कर रखा है, सिक्योरिटी एजेंसी का पूरा व्यापार अफसरों के लिए रिजर्व कर रखा है, को लोडिंग ट्रांसपोर्टेशन का व्यापार अफसरों के लिए रिजर्व कर रखा है। इस पे हम लोगों ने कहा कि आइदर इस योजनाओं को रद्द करिए, स्क्रैप करिए, या फिर इसके एक्सटेंशन सभी रैंकों के लिए करिए और अनुपात में, जिस रैंक की जितनी संख्या उस अनुपात में व्यापार दिया जाए। हमने CSD के खिलाफ कहा, CSD के संबंध में बात हुई कि उनकी पॉलिसी है डिस्क्रिमिनेटरी है। कारों के चाहे इंटरटेनमेंट हो या गुड्स का इंटरटेनमेंट हो, ये सभी रैंकों का इक्वल होना चाहिए, और लाइन जो है कैंटीन की वो अलग अलग नहीं होना चाहिए, क्यों बहुत पिंचिंग होता है जब आपको कहा जाता है आपकी ये लाइन नहीं है, ये लाइन है। ये अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में पहले ही खत्म हो चुके, इस पे ऊपर कानून बना हुआ। अनटचेबिलिटी हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। हमने ये उनकी बातों में संज्ञान में लाई। कैंटीन प्रॉफिट भी बहुत है, ये बातें भी हम लोगों ने अपने मेमोरेंडम में लिखा हुआ है। सोल्जर बोर्ड, हमने कहा कि सोल्जर बोर्ड के अधिकारी हैं, अधिकारियों के लिए रिजर्व किया हुआ है सेक्रेटरी का पद, जो कि आर्टिकल 15 का वायलेशन है। आप इक्वल अपॉर्चुनिटी आपको देना चाहिए सभी को। इसमें उन्होंने कहा कि ठीक है, पॉलिसी अमेंड करेंगे, आप टैलेंटेड जो एक सर्विसमैन है, ये योग्यता रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर का नॉलेज है, सब्जेक्ट पे कंट्रोल है, उनका बायोडाटा हमें भेजिए। हम लोग अफसर्स के बजाय JCOR को भी अपॉर्चुनिटी देंगे सेक्रेटरी
सेक्रेटरी सोल्जर बोर्ड बनने का। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और एक जीत भी है कि रूल अमेंड हो रहा है। इसीलिए जो टैलेंटेड लोग हैं, जो सोचते हैं कि मैं सक्षम हूँ इस कार्य को करने के लिए, पूर्व सैनिकों की सेवा करने के लिए, वो अपना बायोडाटा हमारे ईमेल पे भेज सकते हैं, जिसको कंपाइल करके हम सेक्रेटरी महोदय को देंगे। ECHS के फंक्शनिंग के ऊपर बात हुई। मैंने कहा ये फार बिलो द सेटिस्फैक्ट्री लेवल है, दवाइयों की कमी है और बहुत सारे डिफिशियंसी है, इस पर विशेष जोर दिया जाए, इसको ओवरऑल किया जाए। उनका कहना था कि जिस ECHS में 70% से दवा कम मिलती है, प्रिस्क्राइब जो दवा होती है 70% से कम मिलती है, या और भी डिफिशियंसी है, वो सचिव महोदय के संज्ञान में लाया जाए। तो भारत के पूर्व सैनिकों से मेरा आग्रह है कि अगर आपके ECHS में कोई कमी है, दवाइयाँ नहीं मिल रही है और कुछ कमियां हैं, तो हमारे ईमेल पे ईमेल करिए, मैं इसको ईमेल पोस्ट में डाल दूंगा। हम लोग कंपाइल करके सचिव महोदय को आगे की कार्रवाई के लिए रखेंगे, आगे की कार्रवाई के लिए भेजेंगे। हमने कम्यूटेशन के बारे में चर्चा किया कि 11 साल 5 महीने के बाद कम्यूटेशन की रिकवरी बंद कर दिया जाए, जैसा कि आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट चंडीगढ़ का आदेश है। इस पर उन्होंने आदेश की कॉपी मांगी है। हमने आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल के फंक्शनिंग के बारे में भी कहा है कि कोर्ट केसेस की संख्या कम करने के लिए, एक्स चेकर पे बोझ कम करने के लिए, एक्स सर्विसमैन का फाइनेंशियल बोझ कम करने के लिए संगठनों को रीट फाइल करने की अनुमति दी जाए, जैसा कि AFT से, जैसा कि कैट से लेके हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में होता है। तो उन्होंने कहा कि कैट में नहीं होता, हमने कहा कैट में होता है। तो उन्होंने कुछ सैंपल मांगे हैं कि अगर ऐसा बात है तो आप हमारे संज्ञान में लाइए। तो हम लोग कैट का जो कोई ऑर्डर है या रीट है उसको हम लोग सेक्रेटरी महोदय को भेजेंगे। हमने कहा कि जनरल ऑर्डर नहीं इशू होता है, किसी सिमिलर केसेस में एक इंडिविजुअल गया कोर्ट ने उनको ऑर्डर कर दिया। अब हर आदमी को बार बार कोर्ट जाना पड़ता है, फिर कोर्ट केसेस की संख्या बढ़ती है, एक्स चेकर पे फाइनेंशियल बोझ बढ़ता है, एक्स सर्विसमैन पे फाइनेंशियल बोझ होता है। तो जिसका आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल ने डिसाइड कर दिया है और वो आगे सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं है, तो उस पर जनरल ऑर्डर इशू किया जाए, ताकि लोगों को बार बार कोर्ट का चक्कर न लगाना पड़े। हमने वेबसाइट की बात की कि आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल की वेबसाइट पे डिटेल्स उपलब्ध नहीं रहता है केसेस की, जैसा कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में होता है। उन्होंने कहा कि हमने रिसेंटली चेयरमैन से बात किया है, इस संबंध में काम हो रहा है, इस संबंध में चर्चा हो रही है। हम लोगों ने कहा कि CGDA की वेबसाइट काम नहीं कर रहा है, काम कर रहा है, उस पर अमेंडमेंट, उस पर सर्कुलर लोड नहीं हो रहा है जब से स्पर्श आया है। तो हम सर्कुलर कहाँ से लेंगे, तो उनकी वेबसाइट पे सर्कुलर लोड किया जाए। इस पे उन्होंने कहा कि मैं मामले को देखूंगा और उनको आदेशित करूंगा। हमने कहा गवर्नमेंट काउंसिल जो हैं कोर्ट केसेस में टाइमली रिस्पांस नहीं करते, तो उनको आदेशित किया जाए कि वो टाइमली रिस्पांस करे, कोर्ट में हाजिर रहे और समय पे जवाब दाखिल करें, ताकि कोर्ट केस जो है समय पे उसका निर्धारण हो सके, उस पर डिसीजन हो सके। मैंने ये भी कहा, अपने मेमोरेंडम में भी लिखा कि हमारे एक सर्विसमैन के बीच ये बहुत ज़्यादा उदासीनता फैल गई है कि माइटी लोगों के लिए, एंटी सोशल एलिमेंट के लिए, एंटी नेशनल एलिमेंट के लिए कोर्ट तो जल्दी खुल जाता है, रात को भी खुल जाता है, लेकिन जिसने अपनी जवानी सेना देश की रक्षा करने में दी है उनको तारीख पे तारीख मिलता है। इस पर उन्होंने कहा कि इसको हम ध्यान देंगे और बात करेंगे। हमने एजुकेशन ग्रांट को इन्हेंस करने की बात कही है, ताकि किसी की एप्लीकेशन, पहले 33% लोगों को भी जो आवेदन करते थे एजुकेशन ग्रांट मिलता था, अब उन्होंने ये कहा है कि रक्षा मंत्री ने स्पेशल इस पर फोकस किया है और 260 करोड़ रिलीज किया है और सारे बैकलॉग क्लियर हो गए हैं, तो इस पर कमी नहीं आएगी। उनकी तरफ से आश्वासन मिला, हमारी तरफ से ये पॉइंट था कि जो भी आवेदन करता है असिस्टेंट ग्रांट का, उनको 100% आवेदन दिया जाए, ताकि बच्चों की शिक्षा पे कोई उल्टा प्रभाव न पड़े। MSP की बात हुई, सेवादारी प्रथा की बात हुई, जो मुद्दे मैंने नहीं बोले हैं, जो हमारे मेमोरेंडम में, उस सब पे बात हुई। 1.25 घंटा बैठक हुई, बहुत बढ़िया रिस्पांस रहा है, सेक्रेटरी साहब बहुत पॉजिटिव हैं और ये निर्णय हुआ
वो ये भी कह रहे थे कि मैं पूरे देश में भ्रमण कर रहा हूँ और JCO NCOR से इंटरेक्ट कर रहा हूँ। तो जहाँ भी जाते हैं आप अपने संगठन को बता दीजिए कि उनसे इंटरेक्ट करें, उनको अपनी समस्याएं सीधी बताएं जब वो अपने शहर का दौरा करते हैं। अभी 22 अगस्त को कानपुर हैं, तो पूर्व सैनिकों से आग्रह है कि कानपुर में कोई समस्या है पूर्व सैनिकों की, चाहे सोल्जर बोर्ड को लेके हो, CHS के लेके हो, या कोई किसी भी प्रकार की है, तो उनसे इंटरेक्ट करें, उनको बताएं। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि हर पूर्व सैनिक 1 पेड़ जरूर लगाएं और फोटो अपलोड करें। तो आप सबसे आग्रह है कि आप 1 पेड़ जरूर लगाएं और हमें फोटो भेजें ताकि हम आगे उनको सबमिट कर सकें। निर्णय ये हुआ है कि हमारे मेमोरेंडम को स्क्रूटनाइज करने के बाद मंत्रालय रक्षा मंत्री से समय लेगा, CDA से समय लेगा और एक बैठक रक्षा मंत्री के साथ होगी जिसमें हमारा डेलीगेशन भी साथ बैठेगा, सचिव भी बैठेंगे, सचिव महोदय भी बैठेंगे और CDS भी बैठेंगे, और वहीं जो इशू पे सहमति बनती है उस पर निर्णय होगा, जिस पे चर्चा की ज़रूरत है उस पर और चर्चा होगी। तो हम लोगों ने अब तक जितने भी इशू रेज करते रहे, हम लोगों ने कोई इशू छोड़ा नहीं है, सब इनके संज्ञान में लाया है, बल्कि AFT वाला जोड़ा भी है। उम्मीद है कि सरकार हमारी समस्याओं की तरफ ध्यान देगी और इसका त्वरित निस्तारण करेगी। OROP टेबल इशू करने के बारे में हमने कहा था कि कम से कम मैक्सिमम पे, बेस ईयर का मैक्सिमम पे JCO जोआर का फिक्सेशन हो टेबल, ना कि एवरेज पे है, और जल्दी से जल्दी टेबल इशू हो। इसके बारे में उन्होंने कहा था कि जल्दी होगा, लेकिन टाइम फ्रेम उन्होंने बताने से मना कर दिया है। अब हमको करना क्या है, अभी आप लोग ECHS के देश भर में जहाँ जहाँ समस्याएं हैं, जिस ECHS में समस्याएं हैं, अगर आप विक्टिम हैं या आप देख रहे हैं, आप हमारे वहाँ की समस्याओं को भेजिए ताकि हम कंपाइलेशन कर सकें। अगर आप सेक्रेटरी के योग्य समझते हैं अपने आप को सोल्जर बोर्ड के, तो अपनी बायोडाटा हमें सबमिट करें ताकि हम उनको भेज सकें। रक्षा मंत्री से मीटिंग के समय लिया जा रहा है, हम लोगों के द्वारा भी लिया जा रहा है, और सरकारी सचिव डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के विभाग के द्वारा भी लिया जा रहा है। अगली बैठक जो होगी रक्षा मंत्री के साथ, अनुमान है कि हम लोग कुछ हासिल करेंगे, हम अपनी समस्याओं के निस्तारण के प्रति, वो बैठक मील का पत्थर साबित होगा। जय हिंद, जय भारत।